नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका जो सीटेट वाला एग्ज़ाम होगा टीजीटी-पीआरटी में, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेडागोजी जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले भी जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और इनके अंदर से ही जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और इसके साथ ही कल वाली वीडियो जो थी उसमें हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उसके आंसर भी जा हमें बहुत सारे आए हैं और बहुत सारे सही भी हैं। तो आपको ये भी पता लग जाएगा यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम के लिए कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी और शेष है। तो क्वेश्चन पूछा था हमने कि अध्ययन के परिणाम शिक्षण उद्देश्य समगच्छेयुः, शिक्षण उद्देश्य न समगच्छेयुः, छात्रान् संपूर्ण विषयं ज्ञातुं समर्थवतः कुर्युः या छात्रान् भाषा स्वरूपं ज्ञातुं निश्चिन्तान् कुर्युः। और यहाँ पर जो इसमें हमारा सही आंसर था ऑप्शन एक वाला, शिक्षण उद्देश्य सम्यक गच्छेयुः, मतलब अध्ययन का परिणाम और शिक्षण का उद्देश्य संपूर्ण रूप से निश्चित होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, सप्तमी कक्षाया अध्यापिका सब छात्रान् मासपर्यन्तं दूरदर्शन प्रस्तुतिं धारावाहिकं वा यथा रुचिं द्रष्टुं कथयति, तत्पश्चात् सा कथाखण्डानां संक्षेपं लिखितुं कथयति। इयं क्रिया का कथ्यते? दत्त कार्यं समूह संचार माध्यम या अध्ययनम या फिर परियोजना कार्य, क्या कहा गया है इसको? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर जो ऑप्शन आएगा डी वाला। क्या कहा गया इसको? परियोजना कार्य। मतलब 7वीं कक्षा की अध्यापिका अपने छात्रों को महीने भर दूरदर्शन पर प्रस्तुत होने वाले धारावाहिक को अपनी रुचि के अनुसार देखने के लिए कहती है और उसके बाद उसी कथा खंड को संक्षेप में लिखने के लिए भी कहती है। तो इसे जो आप क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट वर्क, मतलब परियोजना कार्य। इसके बाद है बोध परिच्छेदस्य पठनम किमस्ति, अक्षराणां शब्दानां च उद्वाचन प्रक्रिया निष्कर्ष योग्यताया प्रयोगं कृत्वा अर्थबोध प्रक्रिया शोधोच्चारणस्य तथा ध्वनिभिः शब्द निर्माणार्थम् उच्चस्वरेण पठनं शब्दानां वाक्यानां च उद्वाचनं तथा लेखकस्य दृष्टिकोण ज्ञानम। तो कौन सा सही है यहाँ पर? बोध परिच्छेद के बारे में, जो कि ऑप्शन बी में बतलाया गया है, निष्कर्ष योग्यताया प्रयोगं कृत्वा अर्थबोध प्रक्रिया, मतलब बोध परिच्छेद का पठन निष्कर्ष योग्यता का प्रयोग करके अर्थ को जानने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है काचित अध्यापिका स्वकक्षां निम्नलिखितां क्रिया करोति, कश्चित् लघु पाठेन द्वय पृथक् खण्डैः विभाज्यते अथवा प्रत्येकम् एकान्तातिरिक्त वाक्यं युगलाय दीयते तथा प्रत्येकं छात्राय परं छात्रं लिख्यति तदा ते सर्वं पाठ संशोधयति। इयं क्रिया का कथ्यते? परस्पर श्रुतलेखनम, वाक्य श्रुतलेखनम, व्याकरण अनुवाद श्रुतलेखनम, प्रतिरचनाम तथा व्याख्या। तो काचित अध्यापिका सब कक्षाम निम्नलिखितां क्रियाम करोति, तो क्या कहा जाएगा उसको? कुछ लघु पाठ 2 खंडों में विभाजित करती है और प्रत्येकम एकांत अतिरिक्त वाक्यम युगलाय दिए थे, मतलब जो जोड़ा उनको देती है, और प्रत्येक छात्रा पर छात्र में लिखे थी, तो उसको कहा गया है परस्पर श्रुत लेखनम। मतलब कोई जो अध्यापिका है वो अपनी कक्षा में किसी लघु पाठ को ही अलग अलग खंडों में विभाजित करती है अथवा प्रत्येक एकांतरित वाक्यों को जोड़े बनाने के लिए देती है और प्रत्येक छात्र को लिखने के लिए कहती है, तब वे सभी पाठ का संशोधन करते हैं। तो इसको कहा जाता है परस्पर श्रुत लेखन। क्वेश्चन है भाषा शिक्षण अवबोध्य निविष्टिना किम सूच्यते, विद्यार्थिनां सब आयु अनुसारेण भाषा अवबोधनम आयु अनुसृत्य अवबोध्यम शिक्षण पठनम च विद्यार्थिनां स्वाभाविक भाषास्त्रात् किंचित उन्नत भाषा में संलग्नता है विद्यार्थिनां नव भाषातः परिचयतान अवबोध्य कर्तुम प्रयास है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो ऑप्शन बनेगा सी वाला, विद्यार्थिनां स्वाभाविक भाषास्त्रात् किंचित उन्नत भाषायां संलग्नता है, मतलब भाषा शिक्षण में अवबोध्य निविष्ट विद्यार्थियों के स्वाभाविक भाषा स्तर के किसी उन्नत भाषा में संलग्न होते हैं। तो भाषा शिक्षण में अवबोध्य निविष्ट के बारे में, तो विद्यार्थी ने स्वाभाविक भाषा स्तरात् किंचित उन्नत भाषायां संलग्नता है। इसके बाद आ जाता है द्रुत पठनेन किमास्यम,
क्या मतलब है इसका द्रुत पठन से? अबोधनार्थम शीर्ष पठनम, उत्सवरेण पठनम, सूचनार्थम पठनम या अर्थ ज्ञानस्य कृते पठनम। तो द्रुत पठनेन किम आस्यम। तो द्रुत पठन के द्वारा अर्थ ज्ञान के पठन से आशय लिया गया है कि द्रुत पठन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शीघ्रता से किया जाने वाला पठन। तो यही है द्रुत मतलब जल्दी। तो किम आशय है, अर्थ ज्ञान से कृते पठनम। और इस विषय वस्तु सरल और बोधगम्य होती है और उसका उद्देश्य छात्रों का मनोरंजन करना, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करवाना है। जैसे संस्कृत की कथाएं जो हितोपदेश व प्रश्नोत्तर आदि में संग्रहित है। किनका हितोपदेश? नारायण पंडित इनका है, और विष्णु शर्मा का प्रश्नोत्तर। तथा संस्कृत में निकलने वाली पत्रिकाएं चंदा मामा, संभाषण, संदेश आदि का द्रुत पठन करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद है भाषा शिक्षणे बहिर्वेशन परिकल्पनाएं किम आशय। प्रदर्शन प्रयोजनेन विद्यार्थिनां भाषा बोधनम, प्रयोगार्थम भाषा विज्ञान का अवबोध है, बाल है कथम शिक्षते इति शिक्षकानाम अवबोध है, विविध प्रयोजनेन विद्यार्थिनां भाषा प्रयोगस्य समर्थे। तो भाषा शिक्षणे बहिर्वेशन परिकल्पनाया आशय है। तो क्या है, विविध प्रयोजनेन विद्यार्थिनां भाषा प्रयोगस्य समर्थे है। मतलब भाषा शिक्षण में बाहरी निवेश परिकल्पना विविध प्रयोजन से विद्यार्थियों के भाषा प्रयोग में समर्थ से आशय है। बाहरी वातावरण से जुड़ने से बालक भाषा प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षका वृत्त पत्रात् एकम अनुच्छेदम चिनोति, विद्यार्थी नाम समक्षम अस्य द्विवारं वाचनं करोति, तदनन्तरस्य सहतान श्रवणमाश्रित्य तम अनुच्छेदम पुनर्रचनार्थम निर्दिशति। अधोगामी प्रकरणम, ऊर्ध्वगामी रूप आधारित या सूक्ष्म स्तरीय भाषा प्रकरण। तो शिक्षका वृत्त पत्रात् एकम अनुच्छेदम चिनोति और विद्यार्थी नाम समक्षम अस्य द्विवारं वाचनं करोति, तदनंतर सहतान श्रवणमाश्रित्य तम अनुच्छेदम पुनः रचनार्थम निर्दिशति। तो क्या कहा जाएगा इसको? तो इसको कहा जाएगा अधोगामी प्रकरण। मतलब शिक्षक जो है वो बड़े पत्र से एक अनुच्छेद चुनता है, विद्यार्थियों के समक्ष 2 बार वाचन करता है और उसके बाद वह शिक्षक छात्र से सुनता है। तो उस अनुच्छेद के पुनः रचना के लिए अधोगामी प्रकरण को निर्देशित करता है। नेक्स्ट है भाषा निविष्ट है ये सूचना केंद्रिता भवन्ति ते सन्ति। विषय वस्तु केंद्रित भाषा निविष्ट है। विद्यार्थी नाम कथम भाषा प्रयुज्यते, विद्यार्थी नाम निविष्ट नाम प्रक्रमणम, व्याकरण से आयाम शब्दकोशानां प्रयोग है उच्चारणम इत्यादि हैं। तो भाषा निविष्ट ये सूचना केंद्रित भवन्ति ते सन्ति। तो उनको कहा गया है विषय वस्तु केंद्रित भाषा विनिविष्ट है। तो भाषा प्रवेश में जो सूचना केंद्रित होते हैं वे विषय वस्तु केंद्रित भाषा निविष्ट होते हैं। इसके बाद है अरविंद कांचित शब्दान अभिजानाति, यदा स शृणोति पठति च शैतान वाचन क्रमे लेखन क्रमे च प्रयुक्तं न शक्नोति। एता शब्दा किम कथ्यन्ते। तो ग्राही शब्दावली, उत्पादिका शब्दावली, लेखने संभाषण से प्रयुज्यमाने शब्द ये संज्ञानात्मक शास्त्रीय भाषा दक्षता कृत्य शब्दावली। तो यही है ऑप्शन 1 वाली ग्राही शब्दावली। तो जो अरविंद है किसी शब्द को जानता है, जब वह सुनता और पढ़ता है वह उसका वाचन क्रम और लेखन क्रम का प्रयोग नहीं कर सकता, तो इसलिए उस शब्द को ग्राही शब्दावली कहा जाएगा। इसके बाद है व्याकरणिक संरचना विषय अवबोधनम तस्य प्रयोगाच। अब ये व्याकरण से प्रक्रियात्मकम ज्ञानम है, व्याकरण से ज्ञानम, भाषा ज्ञानम, व्याकरणीय नाम अवबोधनम अग्रिमे पुनः प्रस्तुति च। तो क्या है व्याकरण संरचना विषय अवबोधनम? यही ऑप्शन 1 वाला व्याकरण से प्रक्रियात्मकम ज्ञानम। व्याकरण संरचना के विषय में अवबोधन उसका प्रयोग व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान है और प्राचीन शिक्षा पद्धति में कंठस्थ करने के साथ साथ अवबोध पर भी पर्याप्त बल दिया जाता है। यास्क ने अपने निरुक्त में अर्थ को बोधगम्य बनाने की दृष्टि से शब्दों का स्पष्टीकरण किया है और महाभाष्यकार पतंजलि ने भी समझकर याद करने पर बल देते हुए कहा था।
तो ये श्लोक जो है इसके माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। यद अधितम विज्ञातम निगदन एव सबदते है अग्ने एव शुष्क अंध इंध न जवलती कहिचित। तो ये जो है श्लोक इसके माध्यम से जो यहाँ पर बतलाया गया था। तो आग जलने के लिए भी जो सूखी लकड़ी जो होती है उसी की जरूरत होती है, तो वही अग्नि को जला सकती है। अधोलिखितेषु प्रभावकारी लेखन कार्यं किं भवेत्? सर्वे विद्यार्थी भी एकम व्यक्ति कार्यं यतः लेखनम सर्वथा व्यक्तिम स्यात्। विद्यार्थिना समकाले एव विचारणीयः लेखनीय च अंतिवस्तु रूपेण उत्कृष्ट लेखस्य अनुकरणं यथा आवश्यकता पुनः सृजनम च समूह कार्य रूपेण सहयोगात्मक गतिविधि व्यक्ति कार्य परिवर्तन च। तो कौन सा सही है यहाँ पर प्रभावकारी लेखन के बारे में? तो यही समूह कार्य रूपेण सहयोगात्मक गतिविधि व्यक्ति कार्य परिवर्तन च, मतलब प्रभावकारी लेखन कार्य समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि और व्यक्ति कार्य का परिवर्तन के योग्य होता है। इसके बाद है लेखनस्य प्रभावकारी आकलन। लेखनस्य प्रभावकारी आकलन व्याकरण नियमन है सुसंगति च व्याकरण नियमन भाषा धारा प्रभाविता परिशुद्ध वर्तनी या लेखन विषय वैशिष्ट्य विषय वस्तु च। तो कौन सा सही है यहाँ पर प्रभावकारी आकलन के बारे में? यही वाला विषय वस्तु व्याकरण नियम सुसंगति च। मतलब जो लेखन कार्य है इसका प्रभावकारी आकलन विषय वस्तु व्याकरण नियम और सुसंगति की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इसके बाद है कुमारः उच्चरित सति पाठ मध्ये वा विवक्षाइति शब्दम अभिज्ञातुम शक्नोति किंतु स्वयं प्रयोक्तुम न शक्नोति। एवं विध शब्द वाले किम कथ्यते? सक्रिय निष्क्रिय क्लिष्ट या नवपदम। कुमार उच्चरित सति पाठ मध्ये वा विवक्षाइति शब्दम ज्ञातुम शक्नोति किंतु स्वयं प्रयोक्तुम न शक्नोति। तो उसको कहा जाएगा निष्क्रिय शब्दावली, क्योंकि कुमार क्या उच्चारण करता है अथवा पाठ के बीच में विवक्षा इस शब्द को समझ सकता है, लेकिन स्वयं अपने आप प्रयुक्त अर्थात प्रयोग नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये शब्दावली कौन सी होगी? निष्क्रिय शब्दावली। मतलब शब्द तो पता है लेकिन प्रयोग नहीं कर सकता इसका। नेक्स्ट है अधोलिखित निर्देश कस्य लेखन प्रकार मध्ये आयाति। कल्पयतु भवान् एकं कथापात्रं शब्दान् मध्ये सभवान् लिखतु। तो किसके अंतर्गत आएगा ये? कल्पयतु भवान् एकं कथापात्रं शब्दानि मध्ये सभवान् लिखतु। तो ये विवरणात्मक आएगा, बाह्य कलन लेखन आएगा, विश्लेषणात्मक आएगा या कार्यालय लेखनम। तो क्या आएगा ये? बाह्य कलन लेखनम। तो यही माना गया इसको। अब उपयुक्त निर्देश बाह्य कलन लेखन में ज्ञात तथ्यों और टिप्पणियों के आधार पर विषय के बारे में एक अनुमान और दिनचर्या के मध्य में स्वयं लिखना, प्रत्येक अवलोकन के आधार पर परिस्थिति जन्य साक्ष्य और पूर्व निष्कर्षों को निकालने या तार्किक निर्णय लेने में शामिल है। इसके बाद है आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। दैनंदिन अद्यतन प्रयोजन युक्त भाषा, संप्रेषणात्मक प्रयोजन युक्त भाषा, अमूर्त धारणार्थम विचारार्थ भाषा या तकनीकी संप्रेषणात्मक परिविशेषकृत भाषा। तो क्या है यहाँ पर आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल? यही ऑप्शन 1 वाला। मतलब जो बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल है BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल BICS। तो दिन प्रतिदिन आज प्रयोजन युक्त भाषा से अभिप्राय है BICS यह हर व्यक्ति को सामाजिक रूप से व्यवहार करने में सक्षम बनाता है, जैसे खेल के परिसर में, टेलीफोन पर अन्य लोगों के साथ सामाजिक रूप से बातचीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा BICS का ही हिस्सा है। इसके बाद है कस्य लघु कथाया शिक्षण कर्मे उपपाठस्य निर्माणं भवति। लघु कथाया संक्षिप्तीकरण कथाया घटना नाम विचार नाम च क्रमबद्ध श्रवणम लघु कथा अनुसृत्य विद्यार्थी लेखनाय समर्थ निर्माणम या
क्रमम् अव्यभिचार्य कथाया घटनानां श्रवणम्। तो एकस्याः लघुकथाया शिक्षणक्रमे उपपाठस्य निर्माणम्। तो यही है ऑप्शन बी वाला, कथाया घटनानां विचाराणां च क्रमबद्ध श्रवणम्। मतलब एकस्य लघुकथाया शिक्षणक्रमे उपपाठस्य निर्माणम कथा घटनानां विचारणे च क्रमबद्ध श्रवणम। मतलब एक लघु कथा जो है इसके शिक्षण क्रम में उपपाठ का निर्माण होता है, और जब कथा की घटनाओं और विचारों को क्रमिक रूप से सुनाने की क्रिया हो। इसके बाद संचयनी मूल्यांकने किम सम्मिलितः पोर्टफोलियो असेसमेंट। विविध प्रविधि दत्तकार्य च आकलन परिष्कर्ष तंत्रबंध विधि है भाषा शिक्षण रूपात्मक आकलन सुनिश्चित काल अवधिमन्त्रे विद्यार्थिनां भाषाशिक्षणस्य दृष्टान्तानां तन्त्रबन्ध संग्रहणं भाषाशिक्षणस्य समकलनात्मकं रूपात्मकं च आकलनम्। तो क्या है संचयी मूल्यांकन? अब इसके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन से वाला हमारा सी आंसर है? तो यही है ऑप्शन सी वाला। संचयी मूल्यांकने उपरिक्तेषु सुनिश्चित कालम अधिमन्त्रे विद्यार्थिनां भाषाशिक्षणस्य दृष्टान्तानां तंत्रबद्ध संग्रहणम सम्मिलितः। मतलब उपयुक्त में सुनिश्चित काल अवधि के अंदर विद्यार्थियों को भाषा शिक्षण के लिए एक संचयी मूल्यांकन छात्रों के कार्यों का एक संग्रह है जो उन मानकों से जुड़ा है जिन्हें सीखना आवश्यक है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन को मूल्यांकन का प्रमाणिक रूप माना जाता है। इसके बाद है एक शिक्षिका कांचित त्रुटिन उदाहरित्य त्रुटिकर्तारम् अनुलेख्य च संभाषणे उच्चारणे च विद्यार्थिनां ध्यानम् आकर्षित एतत् सा प्रति सप्ताहं करोति संभाषणम् उच्चारणं च परिष्करितुं सा किं करोति। त्रुटि विश्लेषणं दृष्टांत माध्यमेन उच्चारण शिक्षणं संप्रेषण कौशल या प्रतिपुष्टि। तो अगर एका शिक्षिता कांचित त्रुटिन उदाहरित्य त्रुटिकर्तारम् अनुलिख्य च संभाषण उच्चारण च विद्यार्थिनां ध्यानम् आकर्षते, तो उसको कहा गया है प्रतिपुष्टि, मतलब फीडबैक। अगर एक शिक्षिका है तो इनके द्वारा कुछ त्रुटियों का उदाहरण और उन त्रुटियों को उल्लेख करके संभाषण और उच्चारण के द्वारा विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित किया गया है। तो इस प्रकार की क्रिया प्रत्येक सप्ताह में अगर होती है तो संभाषण और उच्चारण की क्रिया प्रतिपुष्टि कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है श्याम स्थाली इति स्वमातृभाषा एक कुशल पाठकः तेन फ्रेंच इति भाषा सम्यक् रीत्या अधिगता आधुनिक सम्यक् रूपेण फ्रेंच इति भाषाया पठितुं शक्नोति इदं किं कथ्यते? कौशल स्थानांतरण, पठन स्थानांतरण, अधिगम या फिर पठन विधि। तो क्या है? श्याम संथाली मातृभाषा एक कुशल पाठक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन एक वाला है, तो कौशल स्थानांतरण है। श्याम संथाली अपनी मातृभाषा का एक कुशल पाठक है। इसके बाद वह फ्रेंच भाषा अच्छे प्रकार से सीखता है और अभी से सम्यक रूप से फ्रेंच भाषा पढ़ने में सक्षम है। तो ये कौशल स्थानांतरण कहा जाएगा। इसके बाद भाषा विषय सहज तत्वेन की मास्य है। क्या मतलब है सहजता से? वाक्य व्यवहारे मानवानां स्वैच्छिक स्वभाव तः समस्या यान बाला वाक्य व्यवहार कर्म अनुभवन्ति मानवानां वाक्य व्यवहारस्य नैसर्गिक योग्यता या फिर वाक्य व्यवहारस्य पूर्वं मानवकृत चिंतनम। क्या मतलब है इसका? तो इसका अर्थ इसी से था, मानवानां वाक्य व्यवहारस्य नैसर्गिक योग्यता से। तो भाषा विषय में सहज तत्व का से मानवो मतलब मनुष्य के वाक अर्थात वाणी विवाह की नैसर्गिक योग्यता से है। इसके बाद है षष्ठी कक्षाया कस्मिन् अध्यापका कक्षा पंचसमूहेषु विभज्य त्रिमास यावत् विविध विषयमधिकृत्य विभिन्न जनेभ्यः विचारान् समरित्य कार्यं कर्तुं निर्दिशति तदनन्तरं विद्यार्थिनः तान् आधृत्य प्रतिवेदनं लिखन्ति कक्षां प्रति प्रस्तुतवन्ति च। अयं गतिविधि केन किं कथ्यते?
तो षष्ठ कक्षायाः कञ्चित् अध्यापकः स्वकक्षां पञ्चमेषु विभज्य त्रिमास यावत् विविध विषयम् अधिकृत्य विभिन्नजनेभ्यः विचारान् सम्मिलित्य कार्यं कर्तुं निर्दिशति। तदनन्तरं विद्यार्थिनः तान् आधृत्य प्रतिवेदनं लिखन्ति, कक्षां प्रति प्रस्तुतवन्ति च। तो अयं गतिविधि किं कथ्यते? प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य, समूह या संचयी आकलन। तो क्या कहा गया इसको? परियोजना कार्य। तो ये गतिविधि परियोजना कार्य है। परियोजना कार्य किसी व्यापार, विज्ञान, इंजीनियरिंग में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्य योजना बनाई और कार्यान्वित की जाती है उसे हम परियोजना कह देते हैं, मतलब प्रोजेक्ट। और इसके अंतर्गत पूरे कार्य को छोटे छोटे कार्य के रूप में विभक्त करके उनका समयबद्ध क्रम प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है समग्र प्रदत्ता निर्विष्टः कदा अंतर्ग्रहणं भवन्ति यदा छात्रा अभ्यास माध्यमेन व्याकरणिक पक्षाणाम् अभ्यासं कुर्वन्ति, यदा छात्रा अवबोधपूर्वकं प्रसंगानुकूल भाषा प्रयोग कुर्वन्ति, यदा छात्रा अर्थम् अवगच्छन्ति भाषाभिव्यक्तिं च कुर्वन्ति, यदा छात्राः पाठं कंठस्थं कुर्वन्ति तत्पश्चात् प्रयोगं च कुर्वन्ति। तो क्या है समग्र प्रदत्त निविष्टि, मतलब इनपुट, जो कि ऑप्शन बी में बतलाया गया है। यदा छात्राः अवबोधपूर्वकं प्रसंग अनुकूल भाषा प्रयोग कुर्वन्ति, जब छात्र अवबोधपूर्वक प्रसंग के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने लगते हैं तब वह अर्थ ग्रहण होता है। इसके बाद है अधोलिखितेषु का अधोगामी प्रक्रिया का ऊपरीगामी प्रक्रिया। मुख्य विचारस्य श्रवणम, पूर्व अनुमानम, निगमनम, सारलेखनम। विशेष तथ्यानां ध्वन्यः शब्दाः शब्दखंडानि कृते श्रवणम। तो कौन से वाला सही है इसमें? तो बी वाला सही है। ऊपरीगामी प्रक्रियास्थि और अधोगामी प्रक्रिया। मुख्य विचारों का सुनना, पूर्वानुमान, निगमन, सारलेखन, ये अधोगामी प्रक्रिया है। विशेष तथ्य, ध्वनिय शब्द और शब्दखंडों को सुनना, ये ऊपरगामी प्रक्रिया है। इसके बाद है अस्मिन् पाठस्य अन्यैः भाषितान् किंचित् शब्दान् च विज्ञातुं समर्थः परन्तु सः शब्दस्य प्रयोगे समर्थः नास्ति। एतादृशः शब्दः कस्यां श्रेण्याम् आयान्ति? क्रिया, निष्क्रिया, दुर्बोध या दुर्बल पदम। तो अस्मिन् पाठस्य अन्यैः भाषितान् किंचित् शब्दान् च विज्ञातुं समर्थः परन्तु सः शब्दस्य प्रयोगे समर्थः नास्ति। तो उसको क्या कहा जाएगा? अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कौन सा हमारा सी आंसर बनेगा? तो ये ऑप्शन सी वाला कि अस्मिन् पाठस्य अन्यैः भाषितान् किंचित् शब्दान् च अभिज्ञातुं समर्थः परंतु सः स्वस्य प्रयोगे समर्थः नास्ति। तो एतादृशः शब्दः निष्क्रिय शब्द वाली, मतलब जो अश्विन है वो पाठ के कहे गए अन्य कुछ शब्दों को जानने और समझने में समर्थ है लेकिन वह अपनी भाषा का प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार के शब्द निष्क्रिय जो शब्दावली है उसके अंतर्गत आएंगे। एक निष्क्रिय शब्दावली इन शब्दों से बनी होती है जिन्हें एक व्यक्ति पहचानता है लेकिन बोलते और लिखते समय शायद ही कभी उपयोग करता है। इसके बाद है जीवा व्याकरण से कांचित नवीन संरचना अधिगम कर्मे पूर्वकालिक क्रिया कत्वा लय प्रत्यय प्रयुज्य प्लस भूतकालिक क्रिया पूर्व आधारित्या संरचनाया पूर्वकालिक क्रिया कत्वा लय प्रत्यय प्रयुज्य प्लस वर्तमान कालिक क्रिया अनुप्रयोग कर्तुं समर्थः। अयं प्रविधि किं कथ्यते? संज्ञानात्मक प्रविधि, अधिसंज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक प्रविधि और अधिसंज्ञानात्मक भविष्य कथन प्रविधि। तो क्या कहा गया है? जीवा व्याकरण से कांचित नवीन संरचना अधिकर्मे पूर्व अधिताया संरचनाया लय प्रत्यय प्रयुज्य अनुप्रयोगम कर्तुं समर्थ है। तो उसको कहा गया है संज्ञानात्मक प्रविधि। जीवा जो है वो व्याकरण के कुछ नवीन संरचना के अधिगम क्रम में कत्वा लय जो प्रत्यय का प्रयोग करके और भूतकाल क्रिया से पहले सीखी हुई संरचना का प्रयोग करके लय प्रत्यय वगैरह जो है इनका प्रयोग करके वर्तमान काल की क्रिया उपयोग करने में समर्थ है। तो प्रविधि कौन सी होगी? संज्ञानात्मक प्रविधि, क्योंकि जो वाक्य बनाते हैं वो प्रत्यय से भी बन जाते हैं और विभक्ति जो है उनसे भी बन जाते हैं। इसके बाद एक कस्याम कक्षायाम कांचित गतिविधि एकविध घटती
छात्रः समाचारपत्रात् जलवायु संबंधी सूचनाम् अन्वेष्टुं मुख्यनगराणां दैनिक साप्ताहिकं च जलवायुस्थितिं विश्लेषितुं निर्दिष्टः। छात्राः समूहबद्धाः भूत्वा एतस्य विश्लेषणं कुर्वन्ति, सम्पूर्णकक्षायाः समक्षे प्रस्तुतवन्ति च। एतेन गतिविधिना भाषाशिक्षणस्य कीदृशगतिविधिः अङ्गीक्रियते? पठनं, संलग्नकरणं, विमर्शनं, प्रयोगः। उपस्थापनम, अध्यासनम, प्रस्तुतीकरणम भाषा, कृत्यक आधारित भाषा अधिगम, प्रजामानम भाषा प्रविधि। तो क्या कहा गया है इसको? तो इसको कहा गया था पठनम, संलग्नकरणम, विमर्शनम, प्रयोग है, यही कहा गया था। मतलब जो ये गतिविधि है, छात्रों के समाचार पत्र से जलवायु संबंधी सूचना खोजना, मुख्य नगर के दैनिक और साप्ताहिक जलवायु की स्थिति का विश्लेषण करने का निर्देश दिया जाता है। छात्र समूहबद्ध होकर इसका विश्लेषण करते हैं और संपूर्ण कक्षा के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस गतिविधि से भाषा शिक्षण का पठन, संलग्न का विमर्श प्रयोग गतिविधि को अंगीकार करता है। इसके बाद है भारती महोदया। सप्तमी कक्षायाः छात्राणां त्रुटीनां संग्रहं करोति, सप्ताहे एकवारम् एतद् अधिकृत्य चर्चां करोति, त्रुटीन् प्रति तेषां ध्यानाकर्षणं करोति, सा तान् छात्रान् त्रुटीन् विचारयितुं कथयति, तया किं क्रियते? त्रुटि विश्लेषण, प्रतिपुष्टि, व्याकरणनियमानां शिक्षण, व्याकरणे संलग्न करणं। तो क्या कहा गया उसको? तो जो कि ऑप्शन बी में है, प्रतिपुष्टि प्रदान करना। भारती जो है वो 7वीं कक्षा के छात्रों को त्रुटियों का संग्रह करके सप्ताह में एक बार उनको लेकर चर्चा करती है और उन त्रुटियों पर ध्यान आकर्षण बच्चों को कराती है। तो उन त्रुटियों पर छात्रों से विचार करने के लिए भी कहती है। तो शिक्षिका के द्वारा यह क्रिया प्रति जो पुष्टि है उसके अंतर्गत आएगी। इसके बाद अधोलिखित वाक्यम लेखनस्य का प्रकार है। कल्पित यत् भवान् कथा मध्ये एकं पात्रमस्ति, स्वमनोगत भावान् प्रकटयन् स्वमित्रं प्रति एकं पत्रं लिखतु। समन्वेष्य लेखनम, सृजनात्मक लेखन, तर्क प्रधान या विवरणात्मक लेखन। तो कल्पना करना है, यत् भवान् कथा मध्ये एकं पात्रमस्ति और स्वमनोगत भावान् प्रकटयन् स्वमित्रं प्रति एकं पत्रं लिखतु। तो इसे कहा जाएगा समन्वेष्य अन्वेषण। कि कल्पना कीजिए कि आप कथा के एक पात्र हैं जिसमें अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए अपने मित्र के लिए पत्र लिखा है। तो प्रयुक्त वाक्य लेखन में समन्वेषी जो है इसके बारे में है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 1986 जो थी उसके स्थान पर आई है नई वाली। तो ये आंग्ल भाषा, वैदिक भाषा, मातृभाषा, संस्कृत भाषा च पठन पाठनम, संस्कृत भाषा, तमिल श्रेणी भाषा, हिंदी भाषा, आंग्ल भाषा, उर्दू भाषा च पठन पाठनम, मातृभाषा, अन्य भारतीय भाषा, संस्कृत भाषा, वैदेशिक श्रेणी भाषा च पठन पाठनम, गृह भाषा, मातृभाषा, अन्य भारतीय भाषा या वैदेशिक भाषा, श्रेणी भाषा, पठन पाठनम। तो कौन सा सही है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में? यही डी वाला, गृह भाषा, मातृभाषा, अन्य भारतीय भाषा या वैदेशिक भाषा या श्रेणी भाषा च पठन पाठनम। मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी सिफारिश है कि बालकों को गृह भाषा अर्थात जिसे मातृभाषा कह देते हैं, अन्य भारतीय भाषा, विदेशी भाषा और श्रेष्ठ भाषा क्लासिकल पठन पाठन कराया जाए और इसके साथ साथ वांछित दिशा में छात्रों के व्यवहार को आकार देना, सीखने की उनकी सहज इच्छा को बढ़ावा देना, सीखने वाले को उनके सीखने की रणनीतियों को पहचानना और लागू करने में मदद करना भी एक बालक में दक्षता होनी चाहिए। तो ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ प्रमाणिकता इत्यनेन कास्य है। पाठ्य पुस्तक लेखकै विकसित सुविचारित पाठ नैसर्गिक भाषा प्रयोगम संदर्भम च अनुसृत्य पाठस्य उत्क्रम अधिकारी विद्वद्भिः एकम अधिकारिकम पाठम। पाठ्य पुस्तक था पाठ्य पुस्तक समस्त पाठाख्यानी च। तो कौन सा ठीक है इसमें पाठ प्रमाणिकता के बारे में? तो इसका मतलब जी लिया गया था ऑप्शन बी से, नैसर्गिक भाषा प्रयोगम संदर्भम च अनुसृत्य पाठस्य उद्गम है।
अनुस्यूत या पाठ का उद्गम और नैसर्गिक भाषा के संदर्भ में प्रयोग पाठ प्रामाणिकता का आशय है। इसके बाद अधोलिखितेषु गतिविधिषु संचय आकलन का संबंध है। अध्यापक छात्र अधिगमस्य सर्वदृष्टान्त पर्यवेक्षते तेषाम् अभिलेखनं च करोति। अध्यापक छात्राणां समस्त कार्याणाम् अभिलेखनं करोति यतस्मात् स प्रतिकार्यं छात्राङ्कं ददाति। अध्यापकः प्रगति पत्रे छात्राणाम् अभिभावकेभ्यः सप्रतिपुष्टिं लिखति। अध्यापकः स्वकक्षायाः समस्त गतिविधीनाम् अभिलेखनं करोति। तो गतिविधिषु संचय आकलन का संबंध है। ऑप्शन 1 वाली अध्यापक छात्रे अधिगमस्य सर्वदृष्टान्त पर्यवेक्षते तेषाम् अभिलेखनं च करोति। तो उपयुक्त जो विवरण है उसके अनुसार गतिविधि में से संचय आकलन से संबंधित अध्यापक छात्रों के द्वारा अधिगम के सभी दृष्टांतों को पर्यवेक्षण किसको कहते हैं, निरीक्षण करने को करते हुए अभिलेखन करता है। इसके बाद एक शिक्षिका है अष्टम कक्षा 10 वाक्यानाम् अनुच्छेदं सब छात्रान् प्रति सस्वरं पठति इम्तान अवधानं दत्वा श्रोतुं निर्दिशति। छात्रै तम अनुसृत्य अनुच्छेदं पुनः लेखनीयम् यत्र यथावत् शब्दलेखनस्य आवश्यकता नास्ति। ते अनुमानं कल्पना आश्रयितुं स्वतन्त्रः भवेयुः। अयं गतिविधि किं कथ्यते, अनुच्छेद श्रुत लेखनम, मतलब जो शिक्षक है महोदय उनके अनुसार 8वीं कक्षा में 10 वाक्यों का अनुच्छेद छात्रों के समक्ष सस्वर में पढ़ते हुए निर्देश देना की ध्यान से सुने और अनुच्छेद को यथावत न लिखते हुए अपने अनुमान और कल्पना से युक्त अनुच्छेद लिखें। तो छात्रों की इस गतिविधि को अनुच्छेद श्रुत लेखन विधि कहा जाएगा। विद्यालय में श्रुत लेखन का प्रयोग वर्तनी सुधारने हेतु भी किया जाता है। तो इसी कारण से अनुच्छेद श्रुत लेखन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है यस्मिन् कार्ये षष्ठम सप्तम वा पदस्य सम्मत्यपूर्णार्थम विलोपम क्रियते तत्कथ्यते। रिक्स्थानस्य पूर्णम व्याकरणिक पदपूर्ति क्लोज इत्याख्य पूर्णम अनुच्छेद समापनम। यस्मिन् कार्ये षष्ठम सप्तम वा पदस्य सम्मत्यपूर्णार्थम विलोपम क्रियते, तो उसको कहा जाएगा क्लोज इत्याख्य पूर्णम, मतलब जिस कार्य में षष्ठी अथवा छठी अथवा सातवीं के पद को अपनी इच्छा से पूर्ति के लिए विलोपित किया जाएगा, तो क्लोज उसको कहा जाएगा। इसके बाद है विद्यालय शिक्षायाम बहुभाषिकताया का अर्थ है। क्या मतलब है बहुभाषिकता से, यथासंभव बहुभाषाणाम अध्ययनम अध्यापनम, मातृभाषाया भाषा रूपेण माध्यम रूपेण च अध्ययन अध्यापनम, मातृभाषाया गृह भाषाया अध्ययन अध्यापनम, तत्पश्चात अन्य भाषाणां योजनम, तीसरीणां भाषाणां अध्ययन अध्यापनम यासु मातृभाषा हिंदी भाषा वैदेशिक भाषा रूपेण आंग्ल भाषा स्युः। तो क्या है बहुभाषी, बहुभाषी का मतलब था ऑप्शन सी से मातृभाषा गृह भाषा अध्ययन अध्यापनम और तत्पश्चात अन्य भाषाणां योजनम। तो सबसे पहले जो शिक्षा जो होती है वो मातृभाषा में ही होती है, क्योंकि इसमें वो अच्छी तरीके से किसी बात को समझ सकता है, कह सकता है। तो विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता का मतलब यही है, मातृभाषा अथवा गृह भाषा। तो इसमें अध्ययन अध्यापन के पश्चात अन्य भाषाओं की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब छात्र छात्रा उस भाषा में सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीखेंगे जिसे वे अच्छे तरीके से जानते हैं। शिक्षक उस भाषा में सबसे प्रभावी ढंग से सिखाते हैं जिसको वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। प्रथम भाषा में जितना अधिक अध्यापन और शिक्षण होगा शैक्षणिक परिणाम भी उतने ही बेहतर होते हैं। तो जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी में बताया जाएगा तो आसानी से समझ में आएगा, और अगर अन्य दूसरी भाषा में बताया जाए तो उसे समझ में या थोड़ी दिक्कत आएगी, समझ आ जाए लेकिन लेट आएगा। नेक्स्ट है चेन्नई इत्यस्मिन् स्थाने भाषिता भाषा कोयम्बटूर इत्यस्य स्थाने भाषिता भाषास्तः है। तमिल भाषा क्षेत्रीय, तमिल भाषा सामाजिक उपभाषा, कोयम्बटूर तमिल भाषा मलयालम भाषा मिश्रणम् अस्ति, चेन्नई तमिल भाषा तेलुगु भाषा तमिल भाषा च मिश्रणम् अस्ति। तो कहा है यहाँ पर भाषा के बारे में है क्वेश्चन ही।
तो यही ऑप्शन 1 वाली तमिल भाषा क्षेत्र उपभाषा, मतलब चेन्नई और कोयम्बटूर स्थान में बोले जाने वाली भाषा तमिल भाषा के उपक्षेत्र में आती है। इसके बाद है उपागमस्य विषय विधेयश्च विषय किम कथनम सत्यम। इदं भाषा प्रकृतीनां भाषा शिक्षणस्य सम्बन्धितम् अस्ति। इदं भाषा शिक्षणस्य विषय सिद्धान्तानां परिकल्पनां च वास्तविकतां च अनुभवेन सम्बन्धितम् अस्ति। कौन से वाला ठीक है इसमें? उपागम विषय। तो यहाँ पर आज इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा सी आंसर ऑप्शन ए वाला था, उपागम विषय विदेश विषय। नेक्स्ट है निम्नलिखितो किम अधः ऊर्ध्व श्रवण कार्यम अस्ति और किम च ऊर्ध्वाधः श्रवण कार्यम अस्ति। सार निर्माणम संपूर्ण संदेशस्य श्रवणम पृष्ठभूमि ज्ञानस्य उपयोगः। श्रुतलेखा गृहीत शब्दानां श्रवणम बहु विकल्पे प्रश्नानां प्रयोग विचार विमर्श है। तो कौन सा है यहाँ पर आधा ऊर्ध्व? तो सी वाला ए ऊर्ध्व अधः कार्यम अस्ति और जो बी है वो अधः ऊर्ध्व कार्यम अस्ति। नेक्स्ट है के शब्दा लेखने भाषणे च प्रयुज्यन्ते। उत्पादक शब्दकोश ग्रहणशील निष्क्रिय या कार्य शब्द। तो के शब्दा लेखने भाषणे च प्रयुज्यन्ते, यही वाले उत्पादक शब्दकोश। अब उत्पादक शब्दकोश के शब्दों का लेखन में और भाषण में प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति की शब्दावली उन शब्दों से परिभाषित होती है जो वह नियमित रूप से उन शब्दों के विपरीत प्रयोग करता है और जिन्हें वह दूसरों द्वारा उपयोग किए जाने पर समझ सकता है। तो इसे सक्रिय शब्दावली भी कहा जाता है। इसी प्रकार विशेष उद्देश्य से शब्दावली तैयार करके एक कोश तैयार किया जाता है जो लेखन पठन और भाषण इत्यादि क्षेत्रों में काम आता है। इसके बाद ताक्रिय या व्याकरण नियमान वास्तविक व्यवहारिक संभाषणे नियोजन्ते। व्याकरण से विवरणात्मक ज्ञानम शब्द रूपात अर्थ प्रतिगति प्रकरण संबंध व्याकरण या शब्द रूप केंद्रित व्याकरण। ताक्रिय या व्याकरण नियमान वास्तविक व्यवहारिक संभाषणे योजयन्ति। तो क्या कहा जाता है उसको? प्रकरण संबंध व्याकरण। तो उस क्रिया को जो व्याकरण के नियमों को वास्तविक व्यवहारिक संभाषण के लिए निर्मित करती है उसे प्रकरण संबंध व्याकरण कहेंगे। नेक्स्ट है काचित् अध्यापिका षष्ठी कक्षा सब छात्राणां लेखन कार्यं ददाति एतादृश लेखनं कस्यां श्रेण्यां गण्यते। चतुर्णां समूहे विचारोत्तेजनं कुरुत विचार विन्यासं कुरुत रूपरेखा सज्जीकुरुत तदा सुंदर लेखस्य प्रलेखं सज्जीकुरुत। यत्र द्वौ तर्कौ पक्षे तथा द्वौ विपक्षे स्याताम्। तो विषय अस्ति विद्यालये छात्राणां कृते अंतर्जालीय शिक्षा। तो ये वर्णात्मक तर्क संगत व्यक्तिगत या आख्यानात्मक लेखन। तो क्या है? तो इसको माना गया है तर्क संगत लेखन, क्योंकि कोई अध्यापिका अगर छठी कक्षा के अपने छात्रों को लेखन कार्य देती है तो लेखन कार्य तर्क संगत लेखन की श्रेणी में गिना जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2020 प्राचीन सांस्कृतिक भाषाणाम् अध्ययनं केन प्रकारेण संस्तौति इति। त्रिभाषा सूत्रांतर्गते प्रारंभिक शिक्षण वर्षेषु भाषा रूपेण अतिरिक्त विकल्प रूपेण या आधुनिक भाषा रूपेण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो इसका संबंध ऑप्शन सी से है, अतिरिक्त विकल्प रूपेण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राचीन सांस्कृतिक भाषाओं के अध्ययन के अतिरिक्त विकल्प के रूप में संस्तुति प्रदान किया गया है। इसके बाद कश्चित् पाठकः समाचार पत्रं पठति सः पूर्वदिने क्रिकेट प्रतियोगिता सूचनां ज्ञातुम् इच्छति। एतादृश पठनं किं कथ्यते? विहंगम परिवीक्षणं मनोरंजनात्मक या सूचनात्मक पठनं। तो कश्चित् पाठकः समाचार पत्रं पठति, तो उसको कहा गया है परिवीक्षणम। तो वह एक दिन पहले की क्रिकेट प्रतियोगिता की सूचना को जानने की इच्छा करता है। तो इस प्रकार का पठन होगा परिवीक्षण पठन। परिवीक्षण में चीजों को भलीभांति देख और समझा जाता है। अब मतलब जैसे मैच है, मैच में देखा
कि कल क्या हुआ, किस प्रकार से कोई टीम जीती या किस प्रकार से किस ओवर में कितने ज़्यादा रन गए, क्यों गए। तो इस प्रकार से जो है उसका परीक्षण किया जाता है। इसके बाद है काचित् अध्यापिका षष्ठी कक्षा सब छात्रान् एकं लघुकथां पठितुं तथा तस्यां वर्णितघटनाविचारान् च क्रमेण लिखितुं कथयति। तो इयं क्रिया का कथ्यते? कथाया सारलेखन घटना उपपाठस्य या कथाया समीक्षिता। तो क्या कहा गया इसको? तो इसमें हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन सी वाला है कि कोई अध्यापिका छठी कक्षा के अपने छात्र को एक लघु कथा पढ़ने के लिए देती है, तो उसमें वर्णित घटनाओं और विचारों को क्रम से लिखने के लिए कहती है। तो क्रिया क्या होगी? उपपाठ का निर्माण करना। इसके बाद है समग्र या विकास शिक्षा शास्त्र अनुभव से किम योगदान। भाषा शिक्षा शास्त्र विकास क्रिया कार्याणि च समग्र शिक्षा शास्त्र से सन्निवेश येन शिक्षका शिक्षा शास्त्रं प्रयुज्यात्। कक्षायां प्रयोगाय शिक्षाशास्त्रे प्रविधीनां संलग्नं शिक्षणस्य च परिणाम ज्ञानम्। कक्षा में अध्ययन अध्यापनाय अतिरिक्त पठन सामग्री प्रयोग। तो समग्र विकास से शिक्षा शास्त्रीय अनुभव किम योगदान, यही बी वाला कि समग्र या शिक्षा शास्त्रस्य सन्निवेशः येन शिक्षका शिक्षा शास्त्रं प्रयुज्यात्। तो समग्र विकास में शिक्षा शास्त्रों के अनुभव का योगदान समग्र शिक्षा शास्त्र का सन्निवेश है, जो कि शिक्षा को शिक्षा शास्त्र के प्रयोग में ला जाने के योग्य बनाता है। इसके बाद है अध्ययन परिणाम। क्या है अध्ययन परिणाम? शिक्षण उद्देश्य सम्यक समगच्छेयुः, शिक्षण उद्देश्य न समगच्छेयुः, संपूर्ण विषय ज्ञातुं समर्थवत् कुर्युः, छात्रान् भाषा स्वरूप ज्ञातुं निष्णात कुर्युः। क्या है अध्ययन के परिणाम? तो यही शिक्षण उद्देश्य समगच्छेयुः, मतलब अध्ययन का परिणाम और शिक्षण का उद्देश्य संपूर्ण रूप से निश्चित है। सप्तमी कक्षाया अध्यापका सब छात्रान् मास पर्यन्तं दूरदर्शन प्रस्तुतिं धारावाहिकं वा यथारुचिं द्रष्टुं कथयति। तत्पश्चात् स कथाखण्डानां संक्षेपं लेखितुं कथयति। तो यह क्रिया का कथयते। दत्त कार्य समूह कार्य संचार माध्यम अध्ययन या प्रयोजना कार्य है। तो क्या है यहाँ पर, ये क्या कहा जाएगा इसको? तो मतलब किसी चीज़ पर कोई लिख कर लेकर आना है, जैसे दूरदर्शन है, धारावाहिक देखना है और उसके ऊपर फिर कुछ जो नोट वगैरह है वो लिख कर लेकर आना है, तो इसको कहा जाता है प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य है। इसके बाद है बोध परिच्छेदस्य पठनम किम अस्ति। अक्षराणां शब्दानां उद्वाचन प्रक्रिया निष्कर्ष योग्यता प्रयोगम कृत्वार्थ बोध प्रक्रिया शुद्ध उच्चारण ध्वनिभिः शब्द निर्माणार्थम उत्सवरेण पठनम शब्दानां वाक्यानां च उद्वाचन तथा लेखस्य दृष्टि कोण ज्ञान। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने हमें कमेंट में बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल कौन सा आपको यहाँ पर इसका सही आंसर लग रहा है आप हमें कमेंट में बतला सकते हैं। और यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।